ठीक है। पिछले क्लास के अंदर जो है हमारा प्रोसेस मॉडल्स वाला जो चैप्टर है ये चल रहा था, और इसके अंदर हमने प्रोसेस मॉडल्स क्या होते हैं, प्रोसेस फ्लो क्या होते हैं, इसके बारे में देखा था। और वाटरफॉल मॉडल को हमने डिटेल से समझा था कि वाटरफॉल मॉडल के अंदर किस तरीके से एक के बाद एक एक्टिविटीज काम कर रही होती हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा इंक्रीमेंटल मॉडल। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि इसके अंदर क्या होता है। इसके अंदर आपको इंक्रीमेंट्स मिलते हैं कुछ टाइम के बाद। जैसे आपने ये, अब ये जो बॉक्सेस आपको बने हुए नजर आ रहे हैं, बेसिकली ये आपके पास क्या है, 5 एक्टिविटीज हैं जो हमारे प्रोसेस के अंदर होती हैं। कम्युनिकेशन, प्लानिंग, उसके बाद मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन और डिप्लॉयमेंट। तो इंक्रीमेंटल मॉडल के अंदर क्या होता है कि आप इसको लीनियर फैशन के अंदर लेकर चलते हैं, और पैरेलल, ये जो आपका मॉडल है ये पैरेलली और लीनियर फैशन यानी दो इसके अंदर फ्लो काम कर रहे होते हैं। एक लीनियर फ्लो इसके अंदर काम कर रहा होता है और एक पैरेलल फ्लो इसके अंदर काम कर रहा होता है। ये दो फ्लो के ऊपर काम करता है। तो जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि जब जब हमने फ्लो पढ़े थे, प्रोसेस फ्लो, तो मैंने आपको कहा था कि ये जो फ्लो हम पढ़ रहे हैं ये डिफरेंट मॉडल्स के अंदर हमारे पास आगे इस्तेमाल होंगे। तो उसी तरीके से अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, प्रीवियस टॉपिक्स इन टॉपिक्स के अंदर आते रहेंगे, तो आपने प्रीवियस टॉपिक्स को भूलना नहीं है, उनको टाइम टू टाइम आपने पढ़ते रहना। तो इंक्रीमेंटल मॉडल बेसिकली लीनियर फ्लो और पैरेलल फ्लो के ऊपर काम करता है। पहला, जब आप इंक्रीमेंट इसके अंदर देते हैं तो आपके पास डिलीवरी हो जाती है फर्स्ट इंक्रीमेंट, यानी आप अपना पहला हिस्सा अपने प्रोजेक्ट का जो है डिलीवर कर देते हैं। और सेकंड इंक्रीमेंट के अंदर आप सेकंड इंक्रीमेंट डिलीवर करते हैं, और इसी तरह चलते चलते आपके पास इंक्रीमेंट नंबर एन, यानी आपके पास बीच में मल्टीपल इंक्रीमेंट्स यहाँ पर हो सकते हैं, और आखिर के अंदर आप अपनी कंप्लीट जो है प्रोडक्ट को वो डिलीवर कर देते हैं। ये तो हो गया इसका ओवरव्यू। अब इसकी थोड़ी सी यहाँ पर जो है डेफिनेशन भी आपके सामने लिखी हुई है कि इंक्रीमेंटल मॉडल को कब इस्तेमाल करना चाहिए। व्हेन इनिशियल रिक्वायरमेंट्स आर रीजनेबली वेल डिफाइंड। ये कह रहा है कि इंक्रीमेंटल मॉडल तब हम इस्तेमाल करेंगे जब इनिशियल रिक्वायरमेंट, यानी जो शुरू में हमें रिक्वायरमेंट्स मिली हैं वो वेल डिफाइंड हो, यानी उनके अंदर चेंजेस आने के चांसेस जो है बहुत कम हो। और ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो है लीनियर प्रोसेस के ऊपर काम करता है, यानी ये लीनियर फ्लो के ऊपर काम कर रहा है, ये आपको दिमाग में रखना है। इट कंबाइंस एलिमेंट्स ऑफ लीनियर एंड पैरेलल प्रोसेस फ्लोज। यहाँ पर जो अभी मैंने पीछे अभी आपको बात बताई कि ये जो है लीनियर और पैरेलल प्रोसेस फ्लो के ऊपर काम कर रहा होता है। ईच लीनियर सीक्वेंस प्रोडक्ट डिलीवरेबल इंक्रीमेंट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर, यानी एक लीनियर सीक्वेंस जब आपका कंप्लीट होता है तो आपके पास एक डिलीवरी प्रोडक्ट आपके हाथ के अंदर आ जाती है। यानी इसके अंदर हम मल्टीपल पीसेस के अंदर अपने प्रोजेक्ट को डिलीवर कर रहे होते हैं इंक्रीमेंटल मॉडल के अंदर। वाटरफॉल मॉडल के अंदर हमारे पास क्या केस था कि हम जब काम शुरू करते थे तो बिल्कुल आखिर में जाकर हमारे हाथ के अंदर प्रोडक्ट आती थी। इंक्रीमेंटल मॉडल के अंदर ऐसा नहीं है। इंक्रीमेंटल मॉडल के अंदर क्या होता है, बेसिकली हम पीसेस के अंदर अपने प्रोडक्ट को डिलीवर कर रहे होते हैं। इसके नाम से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए, इंक्रीमेंट इसके अंदर हम टाइम टू टाइम प्रोवाइड कर रहे होते हैं अपने कस्टमर को। अच्छा, अब ये वाला जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। The first increment is often a core product with many supplementary features. अब ये यहाँ पर बात कर रहा है कि इंक्रीमेंटल मॉडल का जो पहला इंक्रीमेंट आप डिलीवर कर रहे होते हैं उसके अंदर जो चीज आप डिलीवर करेंगे वो आपकी प्रोजेक्ट का कोर प्रोडक्ट होना चाहिए। कोर प्रोडक्ट से मुराद यहाँ पर क्या है जो आपका प्रोजेक्ट मेन काम करना चाहिए, यानी जो काम आपके प्रोजेक्ट का मेन काम होगा वो आप अपने पहले इंक्रीमेंट के अंदर डिलीवर करेंगे, ताकि एक इंक्रीमेंट डिलीवर होने के बाद आपका जो कस्टमर है वो उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सके। ऐसा नहीं हो कि आपने एक बहुत माइनर सा काम इसको पहले इंक्रीमेंट में करके दे दिया है और फिर जब उसको आपने डिलीवर किया तो वो उसके किसी काम का ही ना रहे। तो फर्स्ट इंक्रीमेंट इंक्रीमेंटल मॉडल के अंदर क्या होता है, बेसिकली हमारा कोर प्रोडक्ट होता है विद मेनी सप्लीमेंट्री फीचर, यानी जो इसके अंदर फीचर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो इसके अंदर होने चाहिए। यूजर्स यूज इट, ताकि यूजर उसको इस्तेमाल करें, एंड इवेल्युएट इट विद मोर मॉडिफिकेशन टू बेटर मीट द एंड्स। और फिर अगर उसको कोई चेंजेस वगैरह उसके अंदर रिक्वायर्ड होंगी तो फिर वो आपको बता देगा और फिर आप उसको सेकंड इंक्रीमेंट के अंदर और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो होपफुली वाटरफॉल मॉडल और इंक्रीमेंटल मॉडल इन दोनों के बीच के अंदर जो मेन डिफरेंस है वो आपको समझ में आ गया होगा।
वाटरफॉल मॉडल के अंदर बेसिकली हमारे पास क्या हो रहा होता है कि हम जो है एक प्रोडक्ट को कंप्लीट होने के बाद डिलीवर करते हैं, और इंक्रीमेंटल मॉडल के अंदर हम अपनी चीज को पीसेस के अंदर मतलब डिलीवर कर रहे होते हैं। और इंक्रीमेंटल मॉडल जो है लीनियर और पैरेलल प्रोसेस फ्लो के ऊपर काम कर रहा होता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो जब एक इंक्रीमेंट आपके पास चल रहा था, तो सेकंड इंक्रीमेंट आपका यहाँ पर कोडिंग वाले फेज के साथ ही शुरू हो गया, यानी ये पैरेलल के अंदर आपको नजर आ रहा होगा कि ये पैरेलल के अंदर यहाँ पर इस तरीके से काम कर रहा है। तो ये आप डायग्राम अगर इसको समझ लेंगे तो आपको इंक्रीमेंटल मॉडल जो है कंप्लीटली तौर पर समझ में आ जाएगा। बहुत ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है वाटरफॉल मॉडल। और ये चीज याद रखिएगा, इंक्रीमेंटल मॉडल, ये दोनों मॉडल जैसे हैं जो अब पुराने हो चुके हैं। इसके अंदर इसकी वजह क्या है, क्योंकि ये इनकी डिमांड ही होती है कि इनिशियल रिक्वायरमेंट जो है ये कंप्लीटली तौर पर वेल डिफाइंड होनी चाहिए। तो इस वजह से मतलब इंक्रीमेंटल मॉडल और वाटरफॉल मॉडल को इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अब जो अप्रोचेज हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर चल रही है ना, वो अजाइल प्रोसेस डेवलपमेंट चल रही है। तो अजाइल डेवलपमेंट को भी हम आगे चलकर थर्ड चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमारे पास अजाइल डेवलपमेंट का वो है तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि अजाइल डेवलपमेंट किस तरीके से होती है। यहाँ तक अभी आपको ये याद रखना है कि वाटरफॉल मॉडल हो या इंक्रीमेंटल मॉडल हो, इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है कि इनको इस्तेमाल करने के लिए आपके पास जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो वेल डिफाइंड आपके पास होनी चाहिए, बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस के ऊपर। ठीक है। वाटरफॉल में और इंक्रीमेंटल मॉडल के अंदर जो मेन डिफरेंस है वो यही होता है कि वाटरफॉल जो है कंप्लीट प्रोडक्ट बनने के बाद अपनी चीज को डिलीवर करता है, और इंक्रीमेंटल मॉडल के अंदर हम अपनी प्रोडक्ट को कुछ पीसेस के अंदर डिलीवर कर रहे होते हैं। वाटरफॉल मॉडल जो है लीनियर फ्लो के ऊपर काम करता है, इंक्रीमेंटल मॉडल जो है लीनियर और पैरेलल प्रोसेस फ्लो के ऊपर काम करता है। तो ये इन दोनों का मेन डिफरेंस है। तो होपफुली यहाँ तक आपको ये इंक्रीमेंटल मॉडल जो है अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है। अब इंक्रीमेंटल मॉडल के बाद हमारे पास एक नया मॉडल आता है, एवोल्यूशनरी मॉडल। अब ये एवोल्यूशनरी मॉडल्स बेसिकली वो मॉडल्स हैं, आप समझ लीजिए कि आजकल जो डेवलपमेंट इस्तेमाल आजकल जो मॉडल्स डेवलपमेंट के अंदर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वो मॉडल्स हमारे पास एवोल्यूशनरी मॉडल्स हैं जो चेंज को सपोर्ट करने के लिए बनाए गए हैं। जैसे मैंने अभी आपको प्रीवियसली बताया कि वाटरफॉल मॉडल हुआ या जो हमारे पास मतलब इंक्रीमेंटल मॉडल है, ये चेंज को इतना ज्यादा कोई खास सपोर्ट नहीं करते हैं। तो एवोल्यूशनरी मॉडल्स जो हैं ये बनाए ही खास तौर पर इसीलिए गए हैं कि अगर आपकी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के दौरान या प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के बाद आपके पास कोई चेंजेस आते हैं तो उनको हम किस तरीके से डील करेंगे। तो सॉफ्ट अब देखो यहाँ पर डेफिनेशन में भी इन्होंने लिखा हुआ है कि सॉफ्टवेयर सिस्टम इवॉल्व ओवर टाइम एज रिक्वायरमेंट्स ऑफ इन चेंज एज डेवलपमेंट प्रोसीड। जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ती जाती है आपकी रिक्वायरमेंट्स के अंदर चेंज आता चला जाता है, और चेंज आने की वजह से आपका सॉफ्टवेयर जो है वो इवॉल्व होता चला जाता है, यानी सॉफ्टवेयर भी चेंज होता चला जाता है। तो यूजुअली अ सेट ऑफ कोर प्रोडक्ट और सिस्टम रिक्वायरमेंट इज वेल अंडरस्टूड, बट द डिटेल्स एंड एक्सटेंशन हैव येट टू बी डिफाइंड। ये कह रहा है कि अक्सर करके क्या होता है जब हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं या क्लाइंट जो हमें प्रोजेक्ट दे रहा होता है, तो उसको जो मेन काम है वो तो उसको थोड़ा बहुत अच्छे से पता होता है कि मेन काम क्या है, लेकिन उसके अंदर जो डिटेल्स होंगी वो उसको बहुत ज्यादा क्लियरली क्लाइंट को खुद से भी वेल डिफाइंड नहीं होती है। वो कैसे पता चलती है, जैसे जैसे आप डेवलप करके चीज को उसको दिखाते जाएंगे तो उसको चीज समझ में आती जाएगी कि हाँ यार ये इस तरीके से काम कर रहा है, ये ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। तो जो डिटेल्स वगैरह होती है ना वो बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, और वो क्लाइंट बार बार आपसे चेंज करवाता है। तो इस चेंज को डील करने के लिए वाटरफॉल में या इंक्रीमेंटल मॉडल के अंदर हमारे पास कोई ऐसी खास टेक्निक नहीं है कि हम उस चेंज को किस तरीके से टैकल करेंगे। एवोल्यूशनरी मॉडल हमें ये चीज ये फीचर प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि जो चेंज आ रहे हैं उनको हम किस तरीके से मतलब अपने प्रोजेक्ट के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। You need a process model that has been explicitly designed to accommodate a product that evolved over time। ये कह रहे हैं कि हमें एक ऐसा प्रोसेस मॉडल चाहिए जो चेंज को सपोर्ट करे, या जो आपके पास चीज चेंज हो रही है उसको वो अकोमोडेट कर सके, यानी उसके साथ साथ वो चल सके। It is iterative that enables you to help increasingly more complete version of the software। यहाँ पर भी यही बात हो रही है कि आप एवोल्यूशनरी मॉडल के अंदर क्या कर रहे होते हैं, कुछ पीसेस के अंदर, यहाँ पर भी वही बात है जो इंक्रीमेंटल मॉडल के अंदर था, आप इटरेटिव यहाँ पर चीज इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यानी कुछ पीसेस के अंदर अपनी प्रोडक्ट को
डिलीवर कर रहे होते हैं। मतलब कुछ टाइम में आप कुछ हिस्सा डिलीवर करेंगे, उसके बाद फिर वो आप अपने कस्टमर को चेक करवाएंगे, कस्टमर उसके अंदर मॉडिफिकेशन करेगा, फिर आप उसके अंदर मॉडिफिकेशन करके उसको दोबारा से सेंड करेंगे। ये कुछ इस तरीके से काम कर रहे होते हैं एवोल्यूशनरी मॉडल। एवोल्यूशनरी मॉडल्स की दो टाइप्स हैं, या आप ये समझ लें कि एवोल्यूशनरी मॉडल्स के अंदर दो मॉडल्स हमारे पास आते हैं। टू टाइप्स आर इंट्रोड्यूस। पहला जो है प्रोटोटाइपिंग मॉडल, और दूसरा हमारे पास होता है स्पाइरल मॉडल। अब इन दोनों मॉडल्स को हमें यहाँ पर बहुत डिटेल से समझना है। अभी तक सिर्फ आप एवोल्यूशनरी मॉडल की अगर डेफिनेशन की हम बात करें तो एवोल्यूशनरी मॉडल्स आपके पास वो मॉडल्स होते हैं जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के दौरान या प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के बाद जो चेंजेस आपके पास आते हैं उनको डील करने के लिए बनाए गए हैं एवोल्यूशनरी मॉडल। एवोल्यूशनरी मॉडल की फिर दो टाइप्स आपके पास आती हैं। पहली जो है आपके पास प्रोटोटाइपिंग मॉडल है, और दूसरी हमारे पास होती है स्पाइरल मॉडल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास ये दोनों, प्रोटोटाइपिंग और स्पाइरल मॉडल। हम अपने लैब के अंदर जो मैं आपसे काम करवाऊंगा वो मैं प्रोटोटाइपिंग मॉडल के ऊपर भी आप लोगों से काम करवाऊंगा। तो प्रोटोटाइपिंग मॉडल को आपने बहुत ध्यान से समझना है कि ये किस तरीके से काम करता है, और इसके ऊपर आप मुझे एक बड़ी सी असाइनमेंट भी बनाकर देंगे। ठीक है, तो प्रोटोटाइपिंग मॉडल कैसे काम कर रहा है ये आपने काफी ध्यान से समझना होगा। आगे चलते हैं। एवोल्यूशनरी मॉडल के अंदर प्रोटोटाइपिंग मॉडल होता क्या है। अब प्रोटोटाइपिंग मॉडल को समझने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि प्रोटोटाइप है क्या। तो प्रोटोटाइप इज नॉट द एक्चुअल सिस्टम। ये कह रहा है कि प्रोटोटाइप जो है वो एक्चुअल सिस्टम नहीं होता, यानी एक वो वर्किंग सॉफ्टवेयर नहीं होता है। इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम। ये आपके पास रिप्रेजेंटेशन होती है कि आपका सॉफ्टवेयर बनने के बाद दिखेगा कैसे। शुरू के अंदर मैंने आपको मॉडलिंग की जो बात बताई थी 5 एक्टिविटीज के अंदर, मॉडलिंग में मैंने आपको क्या कहा था कि मॉडलिंग के अंदर आप एक तरीके से जो जैसा आपका सॉफ्टवेयर दिखने वाला है आप वो बनाते हैं मॉडल। तो एक तरीके से प्रोटोटाइप आपका वही चीज है। इसको आप इस तरीके से समझें कि आप एक बिल्डिंग जब बनवा रहे होते हैं तो बिल्डिंग बनाने से पहले उसका नक्शा बनाया जाता है। अब वो जो नक्शा है वो एक्चुअल बिल्डिंग नहीं है, लेकिन बिल्डिंग दिखेगी कैसी वो नक्शा बता रहा होता है। तो बिल्कुल सेम उसी तरह प्रोटोटाइप जो है वो आपका वर्किंग सॉफ्टवेयर नहीं होता, लेकिन प्रोटोटाइप ये जरूर बता रहा होता है कि सॉफ्टवेयर बनने के बाद कैसा दिखेगा, उसमें क्या क्या फंक्शनैलिटीज हमारे पास होंगी। तो होपफुली यहाँ तक आपको प्रोटोटाइप क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। प्रोटोटाइप जो है एक्चुअल सिस्टम नहीं है, बल्कि वो एक्चुअल सिस्टम कैसा होगा उसकी एक रिप्रेजेंटेशन है, या आप ये समझ लें कि वो एक मैप है कि आपका सॉफ्टवेयर कैसा दिखेगा। होपफुली प्रोटोटाइप की डेफिनेशन आपको यहाँ पर समझ में आ चुकी होगी। अब प्रोटोटाइपिंग मॉडल के अंदर काम किस तरीके से होता है, यहाँ से हमारा असल काम शुरू हो रहा है। बिगिंस विद कम्युनिकेशन, यानी हम इसके अंदर सबसे पहले कम्युनिकेशन करते हैं अपने स्टेक होल्डर से या अपने क्लाइंट से। जो भी बंदा हमसे सॉफ्टवेयर बनवा रहा है उससे हम कम्युनिकेशन करके उससे जो भी ऑब्जेक्टिव है वो हमने, यानी जो रिक्वायरमेंट्स हमें इनिशियली क्लाइंट की तरफ से मिलेंगी हम यहाँ पर उससे वो गेट करते हैं। आइडेंटिफाई वट एवर रिक्वायरमेंट्स आर नोन, आउटलाइन एरियाज वेयर फर्दर डेफिनेशन इज मैंडेटरी, यानी अब उससे जितनी रिक्वायरमेंट्स हम निकलवा सकते हैं इनिशियल फेज के अंदर हम उससे निकलवाते हैं, और जो जो चीजें हमें समझ में आती है उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं एक तरीके से। A quick plan for prototyping and modeling, क्विक डिजाइन अकर। अब जितनी रिक्वायरमेंट्स आपको मिली है या जितनी बात आपको आपके क्लाइंट की समझ में आई है उसके लिए आप एक क्विक प्लान बनाते हैं, और उस क्विक प्लान की बेसिस के ऊपर आप एक मॉडल बनाते हैं। यानी मॉडलिंग जो हमने प्रोसेस की एक्टिविटीज के अंदर समझी थी कि पेपर वर्क करते हैं हम, तो यहाँ पर वो बात हो रही है मॉडलिंग, यानी क्विक डिजाइन हम यहाँ पर करते हैं। पहला काम क्या हुआ कि हमने कम्युनिकेशन की अपने क्लाइंट के साथ। कम्युनिकेशन करके जो जो रिक्वायरमेंट्स हमें समझ में आई उसके लिए हमने क्विकली प्लान किया, और प्लान करने के बाद हमने उन रिक्वायरमेंट्स का एक मॉडल बना दिया, यानी उसको पेपर के ऊपर हमने डिजाइन कर दिया कि इन रिक्वायरमेंट की बेसिस के ऊपर जो सॉफ्टवेयर बनकर दिखेगा वो कैसा दिखेगा। क्विक डिजाइन, यानी क्विक डिजाइन से मुराद यहाँ पर यह है कि जो आपने पेपर वर्क कभी किया है। क्विक डिजाइन फोकसेस ऑन अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ दोज एस्पेक्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर दैट विल बी विजिबल टू एंड यूजर। अब ये कह रहा है क्विक डिजाइन के अंदर आप क्या चीज दिखाएंगे। आप क्विक डिजाइन के अंदर वो चीजें बनाते हैं जो चीजें विजिबल होंगी आपके एंड यूजर को।
एंड यूजर यहाँ पर कौन होते हैं? एंड यूजर यहाँ पर एक टर्म है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर इस्तेमाल की जाती है। एंड यूजर का मतलब होता है वो लोग जो आपके सॉफ्टवेयर को बनने के बाद इस्तेमाल करने वाले हैं। एंड यूजर वो लोग जो आपके सॉफ्टवेयर को बनने के बाद इस्तेमाल करने वाले हैं। तो क्विक डिजाइन के अंदर आप वो चीजें बनाते हैं जो चीज आपके एंड यूजर्स को दिखेगी, यानी इंटरफेस क्या होगा, मतलब लॉगिन स्क्रीन होगी, लॉगिन स्क्रीन के बाद वो किस पेज के ऊपर जाएगा, और उस पेज के ऊपर कुछ बटन हैं, पहले बटन पे क्लिक करेगा तो किस पेज पर जाएगा, दूसरे बटन पे क्लिक करेगा तो किस पेज पर जाएगा, और मतलब ये तमाम के तमाम इंटरफेसेस और उन इंटरफेसेस के आउटपुट्स क्या होंगे, आप तमाम के तमाम पेपर के ऊपर डिजाइन करके अपने क्लाइंट को डिलीवर करते हैं। Design leads to the construction of a prototype which will be deployed and evaluated. अब जो चीज आपने डिजाइन कर ली है, यानी जो आप प्रोटोटाइप बना चुके हैं, उसको फिर आप डिप्लॉय करेंगे। डिप्लॉय यानी डिलीवर करेंगे, और वो फिर इवेल्युएट किया जाएगा, यानी जो आपका क्लाइंट है वो इसको चेक करेगा, इवेल्युएट करेगा। स्टेक होल्डर्स कमेंट्स विल बी यूज टू रिफाइन रिक्वायरमेंट्स। अब जो स्टेक होल्डर यहाँ पर जो बात हो रही है वो क्लाइंट की ही बात हो रही है। क्लाइंट जो है फिर उसके ऊपर कुछ कमेंट्स देगा, अगर उसको कोई चीज समझ में नहीं आई है या उसको वो बेहतर बनवाना चाह रहा है तो वो वहां पर कुछ कमेंट्स आपको देगा, यानी वो रिक्वायरमेंट्स में चेंज करवाएगा, और फिर आप उन रिक्वायरमेंट्स को रिफाइन करेंगे। यानी फिर आप क्या होगा, अगर तो वो प्रोटोटाइप आपका क्लाइंट जो है एक्सेप्ट कर लेता है तो आप अपना अगले स्टेप की तरफ मूव कर जाएंगे। लेकिन अगर क्लाइंट यहाँ पर कोई आपको कमेंट्स देता है, कोई चीज चेंज करने को कहता है, तो फिर आप प्रोटोटाइप जो है दोबारा से करेंगे, यानी एक लूप यहाँ पे चलता है। उस लूप के अंदर आप जब तक आपका क्लाइंट जो है मतलब इस चीज को प्रोटोटाइप को एक्सेप्ट नहीं कर लेता, तब तक आप कोडिंग वगैरह शुरू नहीं करते हैं, और आप वहीं पर प्रोटोटाइप के ऊपर ही काम करते रहेंगे। तो बेसिकली ये इस तरीके से हमारे पास प्रोटोटाइपिंग मॉडल काम कर रहा होता है। बोथ स्टेक होल्डर, चलो ये तीसरा पॉइंट अभी मैं समझाता हूँ आपको, पहले मैं आपको एक डायग्राम इसका दिखा दूं कि किस तरीके से काम करता है। प्रोटोटाइपिंग मॉडल को समझने के लिए ये बेहतरीन डायग्राम आपके पास बना हुआ है, इससे आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि प्रोटोटाइपिंग मॉडल जो है किस तरीके से हमारे पास काम करेगा। देखो यहाँ पर सबसे पहले ये जो बड़े वाले बॉक्सेस आपके पास बने हुए हैं ना, ये हमारे वही 5 एक्टिविटीज हैं जो हमने वाटरफॉल मॉडल के अंदर इस्तेमाल की थी: कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन और डिप्लॉयमेंट। इनके दरमियान में कुछ और एक्टिविटीज हमारे पास आ जाती हैं जो प्रोटोटाइप से रिलेटेड है। सबसे पहले आप क्या करते हैं प्रोटोटाइपिंग मॉडल के अंदर, कम्युनिकेशन करके आपको जो रिक्वायरमेंट्स मिली हैं उनका एक क्विक डिजाइन बनाते हैं। क्विक डिजाइन से मुराद मेरे पास यहाँ पे प्रोटोटाइप की बात कर रहे हैं। उस प्रोटोटाइप को आप इम्प्लीमेंट करते हैं। अब इम्प्लीमेंट करने से यहाँ पर डिफरेंट यहाँ पर बात हो सकती है, या तो आप उसको पेपर के ऊपर पेन से ड्रॉ कर लें, या आप कोई भी टूल का इस्तेमाल कर लें, जैसे पेंट का इस्तेमाल कर लें, या आप एडोब फोटोशॉप का, या आप डिफरेंट टूल्स आपके पास ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं प्रोटोटाइप बनाने के लिए। तो आप उन टूल्स का भी इस्तेमाल करके अपने उस क्विक डिजाइन को इम्प्लीमेंट करेंगे। हम बेसिकली जो काम करेंगे प्रोटोटाइपिंग के अंदर वो पेपर बेस्ड ही करेंगे। तो आपको यहाँ पर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हम किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे प्रोटोटाइप को बनाने के लिए। लेकिन आपको ये चीज दिमाग में रखनी है कि प्रोटोटाइप जो है सिर्फ और सिर्फ पेपर बेस्ड नहीं होता है, बल्कि वो किसी टूल का इस्तेमाल करके भी बनाया जा सकता है, जैसे एडोब इलस्ट्रेटर का या फोटोशॉप का, या किसी भी ऑनलाइन टूल का इस्तेमाल करके प्रोटोटाइप बनाया जा सकता है। हम जो काम करेंगे वो पेपर बेस्ड करेंगे। तो कम्युनिकेशन के बाद जो रिक्वायरमेंट्स आपको मिली, आपने उसका क्विक डिजाइन किया और उसको इम्प्लीमेंट करके अपना प्रोटोटाइप बनाया, और उस प्रोटोटाइप को आपने कस्टमर को डिलीवर कर दिया। कस्टमर ने उसको इवेल्युएट किया। इवेल्युएट से यहाँ पर जो मुराद है वो है चेक करना। उसने उस प्रोटोटाइप को चेक किया, अगर वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, यानी आपको आपके क्लाइंट को जो है प्रोटोटाइप पसंद आ गया, उसने कहा कि हाँ भाई आपने जो चीज बनाई है मुझे बिल्कुल इसी तरीके का सॉफ्टवेयर चाहिए, तो फिर आप बाकी की जो आपकी रिमेनिंग एक्टिविटीज होती हैं सॉफ्टवेयर प्रोसेस के अंदर, आप उनको कंटिन्यू करेंगे। यानी फिर आप उसको प्लान करेंगे, उसका मॉडल कंस्ट्रक्शन, मॉडल तो ऑलरेडी आप यहाँ पर प्रोटोटाइप में बना ही चुके हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन और डिप्लॉयमेंट, उसके बाद वही सेम सीक्वेंस आपके पास आपकी प्रोसेस एक्टिविटीज का चलेगा जो प्रीवियसली आपके पास चलता हुआ आया। अब अगर यहाँ पर कस्टमर जो है वो नहीं एक्सेप्ट करता है आपके प्रोटोटाइप को, तो वो उसके अंदर ऑब्वियसली कुछ ना कुछ चेंजेस करवाएगा। चेंज करने के बाद आपको कुछ फीडबैक मिलेगा, यानी उसने जो कुछ आपको कमेंट्स दिए हैं वो फीडबैक आपके पास आएगा। आप उन फीडबैक की बेसिस के ऊपर
क्विक डिजाइन दोबारा करेंगे, यानी आप अपने प्रोटोटाइप को दोबारा बनाएंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, कस्टमर को दिखाएंगे, फिर वो दोबारा से अगर रिजेक्ट करता है, रिजेक्ट से मुराद यहाँ पर वो कुछ कमेंट्स इसके अंदर ऐड करता है, तो फिर आप दोबारा उन फीडबैक की बेसिस के ऊपर प्रोटोटाइप के ऊपर दोबारा कुछ चेंज करेंगे। फिर उसके बाद ये प्रोसेस आपके पास चलता रहेगा। ये तब तक चलता रहेगा जब तक आपकी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीटली तौर पर क्लियर नहीं हो जाती। वाटरफॉल में और इंक्रीमेंटल मॉडल के अंदर हमारे पास यही प्रॉब्लम थी कि इनिशियल स्टेजेस के अंदर हमारे पास रिक्वायरमेंट जो है वेल डिफाइंड नहीं होती हैं। तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए हमारे पास ये प्रोटोटाइपिंग मॉडल बनाया गया है। इसका फायदा हमारे पास सबसे बड़ा क्या होता है कि कम्युनिकेशन के बाद आपके क्लाइंट को कुछ ना कुछ चीज हाथ में मिल जाती है कि जो प्रोडक्ट बनने वाली है वो कैसे दिखेगी, उसके अंदर फंक्शनैलिटी किस तरीके से काम कर रही होगी। तो आपके कस्टमर को आपके दिमाग का आइडिया मिल जाता है कि आप क्या समझे हैं उसकी बात को। और आपको जब यहाँ पर कस्टमर जब आपको यहाँ पर फीडबैक देता है, यानी प्रोग्रामर को वो फीडबैक देता है, तो कुछ ना कुछ चीज आप जो प्रोग्रामर होता है उसको भी क्लाइंट की दिमाग की समझ में आ जाती है कि वो किस तरीके की प्रोडक्ट की डिमांड करना चाह रहा है। तो जब तक यहाँ पर आपका प्रोटोटाइप कंप्लीटली तौर पर एक्सेप्ट नहीं हो जाता है, ये लूप इसी तरीके से चलता रहेगा। जब आपके कस्टमर ने आपके प्रोटोटाइप को एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद फिर आप बाकी की जो रिमेनिंग हमारे पास एक्टिविटीज होती हैं उन एक्टिविटीज को एग्जीक्यूट करेंगे। तो होपफुली यहाँ तक आपको प्रोटोटाइपिंग मॉडल का समझ में आ चुकी होगी कि प्रोटोटाइपिंग मॉडल किस तरीके से काम कर रहा होता है। अब यहाँ पर जो लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है, बोथ स्टेक होल्डर्स एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स लाइक प्रोटोटाइपिंग पैराडिम, के पैराडिम का मतलब होता है प्रोटोटाइप, ये पैराडिम का मतलब होता है तरीकेकार। तो स्टेक होल्डर जो स्टेक होल्डर यानी जो आपके क्लाइंट्स हैं और जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, उन दोनों के लिए प्रोटोटाइपिंग मॉडल जो है ये एक सूटेबल वे है। इसकी वजह क्या होती है, क्योंकि यूजर्स गेट फील फॉर द एक्चुअल सिस्टम, के यूजर्स को जो है एक फील आ जाता है कि सिस्टम जो है एक्चुअल में बनने वाला है वो कैसा होगा। और डेवलपर्स गेट टू बिल्ड समथिंग इमीडिएटली, और डेवलपर्स भी कुछ ना कुछ बहुत क्विकली बनाकर अपने क्लाइंट को प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि को रिक्वायरमेंट्स के अंदर अगर कोई चेंज आना है तो वो पहले ही आ जाए। बाद में जब हम कोडिंग या आगे वाले फेजेस के ऊपर काम कर रहे हो तो वहां पर फिर हमारे पास कोई प्रॉब्लम ना हो कि अब यहाँ पर चेंज आ रहा है। तो स्टेक होल्डर्स और इंजीनियर्स दोनों के लिए प्रोटोटाइपिंग जो पैराडियम है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्रोटोटाइपिंग मॉडल को इस्तेमाल करने से चेंजेस आने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। फिर चेंजेस आने के जो चांसेस है, देखो चेंजेस फिर भी आएंगे, आप चाहे कितने भी अच्छे मॉडल के ऊपर काम कर लें, कुछ टाइम बाद, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, कुछ टाइम के बाद चेंजेस इसमें लाजमी आएंगे। लेकिन अगर हम वाटरफॉल अप्रोच या इंक्रीमेंटल अप्रोच की बात करें, तो इंक्रीमेंटल और वाटरफॉल अप्रोच के अंदर चेंज को सपोर्ट करने के लिए कोई चीज यहाँ पर है ही नहीं। प्रोटोटाइपिंग मॉडल के अंदर जो आपके पास चेंज आ रहा है उसको हम यहीं पर इनिशियल फेज के अंदर ही, यानी जब हम रिक्वायरमेंट्स को गेट कर रहे हैं वहीं पर हम इसको डील कर रहे हैं। इस फेज के अंदर हमें ना तो कुछ कोड करने की जरूरत है, ना ही उसको टेस्ट करने की जरूरत है। यहाँ पर हमारे पास कोई प्रोडक्ट हाथ में नहीं आ रही है, सिर्फ हम एक सिंपल से प्रोटोटाइप के ऊपर काम कर रहे हैं। और प्रोटोटाइप बनाना बहुत ज्यादा आसान है। आप अगर एक प्रोजेक्ट के ऊपर 5 से 6 महीने काम करेंगे कोडिंग का, तो उतने बड़े प्रोजेक्ट को बनाने के लिए तकरीबन हफ्ते भर का प्रोटोटाइप का काम आपका यहाँ पर लगेगा। और एक हफ्ते का प्रोटोटाइप 6 महीने की कोडिंग से बहुत ज्यादा बेहतर है। तो अगर चेंज आना होगा तो आपके एक हफ्ते में ही आपको पता चल जाएगा कि मुझे यहाँ से यहाँ पे चेंज करना है, यहाँ पे चेंज करना है। लेकिन अगर आप कोड करके, यानी अगर आप वाटरफॉल अप्रोच का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने कंप्लीट रिक्वायरमेंट की बेसिस के ऊपर कोड कर लिया, 5 से 6 महीने एक प्रोजेक्ट के ऊपर लगा दिए, फिर इसके अंदर आपको चेंज करने के लिए कहा जाए तो फिर वहां पर बहुत ज्यादा मतलब एफर्ट्स हमारी बहुत ज्यादा लगती है और टाइम भी वैसे जाया हो जाता है। तो यही वजह है कि हम यहाँ पर प्रोटोटाइपिंग मॉडल के ऊपर काम करते हैं। तो होपफुली ये प्रोटोटाइपिंग मॉडल आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इसमें किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं।